नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। IC-814 हाईजैक, पता है इस केस के बारे में? अभी याद आ जाएगा। हमारी फ्लाइट हाईजैक की थी, पता है ना। नेपाल से ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई थी, फिर इसको हाईजैक कर लिया गया, फिर इसको अफगानिस्तान का जो कांधार है वहां पर लैंड करवाया गया। उसके बाद भारत को मीन्स कॉर्नर करने की पूरी कोशिश की, और फिर जो भारत ने स्टेप्स लिए, ये स्टेप्स इसराइल के लिए भी कुछ लेसन्स डिलीवर करते हैं। इसराइल जो है वो इस IC-814 हाईजैक से कुछ चीजें सीख सकता है, और अभी जो इसराइल वर्सेस हमास की जो सिचुएशन है उसे हमारा देश भी कुछ चीजें जो है वो सीख सकता है। और इसके साथ साथ आज की हमारी डिस्कशन में हम ओवरऑल अंडर करंट थॉट्स जो चल रहे हैं उसको भी समझने वाले हैं, और किस दिशा में ये चीजें जा सकती हैं। There are so many things to talk about. Let's quickly crack on. दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, इसका नाम है NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब पढ़ने का मन करेगा। यस डियर फ्रेंड्स, ये कोर्स जो है ये आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करेगा, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसके साथ जुड़ी हुई सारी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। रिमेंबर, इट इज फॉर ऑल एजेस। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये 10th महीना जो अक्टूबर के महीने में 7th डेट को, इसको 10/7 अभी कहा जाता है, राइट। 10/7 जैसे हमारे देश का जो है तो इसको 26/11 हम कहते हैं। यूएसए का जो है उसको 9/11 कहा जाता है। वैसे ये इजराइल पर जो अटैक हुआ इसको 10/7 कहा जाता है। तो ये जो 10/7 वाला अटैक है जब हुआ, उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जब ये युद्ध की घोषणा की, उसी वक्त इजराइल जो है वो दो चीजों को लेकर क्लियर था। नंबर 1 कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं, जितने लोगों को बंदी बनाया गया है, तो उनको सेफली छुड़वाना, या टेररिस्ट जो है उनसे छुड़वाना। एंड दूसरी चीज, हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। अब इस मिशन पर तो, या फिर मैं कहूंगा इस युद्ध में, इजराइल जो है उसने एक शुरुआत कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पेरिस, लंदन और ऐसे बहुत सारे अलग अलग शहरों में कुछ ऐसे एग्रेसिव स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने ये डिमांड की कि यहां पर ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है इसमें जल्द से जल्द एक सीज फायर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो एग्रेसिव स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स है ना, उनका पता है अंडरलाइंग कन्विक्शन ये है, एक ऐसी बात जो वो मानते हैं, और ये बात ऐसी है कि इसके साथ वो किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। वो इस बात को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी जो यहूदी लोगों पर इजराइल में जो हुआ ना, ये चीजें कुछ भी नहीं है। जितना दर्द, जितनी परेशानी यहूदी लोगों ने हमारे साथ की है, इसके कंपैरिजन में ये कुछ है ही नहीं। अब इस प्रकार की अगर किसी की थिंकिंग है और इसका एक मीन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो फिर इसको चेंज करना जो है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन का कोज है, एक पैलेस्टाइन जो देश है इजराइल ने हड़प लिया है, इस प्रकार की जो बातें वो फैला रहे हैं, या फिर इस प्रकार की उनकी जो मान्यता है, तो ये सारी चीजों को चेंज करना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। दिस इज अ लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। और उनके लिए ये जो 10/7 है, या फिर ये जो 7th अक्टूबर को जो अटैक हुआ ना, हमास ने जो अटैक किया, तो वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अभी तक गाजा में जो वॉर क्राइम्स किए हैं उसके कंपेरिजन में ये 7th अक्टूबर वाला जो इंसिडेंट है ये कुछ है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि पिछले 75 ईयर्स से इजराइल जो है, या फिर यहूदी लोग जो हैं, उन्होंने क्या किया है, हमारी ज़मीनें हड़प ली और बहुत ही बेरहमी से हमारे लोगों को मारा है, पीटा है, उनको इस सिचुएशन में उनको धकेल दिया है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो मान रहे हैं। एंड दिस इज द थिंग, मीन्स ये सारी चीज़ें जो है ये तू में दोनों तरफ से चल रही है, और यहां पर बेसिकली टेररिज्म जो है उसको जस्टिफाई करने की बात है। अब यहां पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मॉरल जजमेंट है स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स का, वो ये कहता है कि यहूदी लोग जो हैं ये तो ऑपरेसर्स ही है, इजराइल का तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इजराइल के पास किसने अधिकार दिया कि इजराइल नाम का देश बने? तो ये तो इजराइल देश को ही हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और अगर आप हमास जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, हमास का जो बेसिक लेटर है उसको पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड कि हमास का मेन काम ही यही है कि वो इजराइल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। There is also the corresponding belief that prolonged incarceration of the hostage will break Israel's resolve. अब यहां पर चीजें जो हैं, वो जो हमारी फ्लाइट हाईजैक है उसके साथ कुछ जुड़ी हुई चीजें हमें पढ़ने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही है। द थिंग इज, ये जो हमास वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर हम ये जो हॉस्टेजेस हैं उनको और ज्यादा पकड़ कर, मीन्स अभी उनको जिंदा रखा जा रहा है, राइट। अभी ये सिचुएशन जितनी ही लंबी हम खींचते जाएंगे, जितना वक्त इसमें लगेगा, उतना ही इजराइल जो है वो टूटता जाएगा, मेंटली इजराइल टूट जाएगा। क्योंकि जो विक्टिम्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो लव्ड वंस हैं, तो वो सरकार पर भी उतना प्रेशर क्रिएट करे कि आप जल्द से जल्द उनको रिहा करवाइए, वो चिंतित हैं, राइट। तो यहां पर हमास जो है वो ये कह रहा है कि हम ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो विक्टिम हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि फिर हमें इजराइल पर अटैक ही करना पड़ा। तो अभी जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वी कैन क्लियरली सी कि सिविलियन, कितने सारे सिविलियंस जो है वो मर रहे हैं वहां पर, राइट। कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, लेकिन हमास जो है वो अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये हॉस्टेजेस को पकड़ के रख रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ लेसन्स उनको दूसरे देशों से सीखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो केस है उसको भी हम देखने वाले हैं। अगर इंटरनेशनली इंपोज्ड सीज फायर आ जाता है
तो यहां पर कहीं ना कहीं हमास की एक जीत होगी कि हमास ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि इजराइल को दुनिया के देशों ने कहा, दुनिया के अलग अलग देश जैसे कि यूएसए एक्सेट्रा, तो ये देशों ने कहा कि भाई आप सीज फायर कीजिए, आप इस युद्ध को विराम दे दीजिए, थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दीजिए इस युद्ध को। और अगर ऐसा होता है तो हमास की जीत होगी। और इसी के साथ साथ दूसरा जो होगा वो ये होगा कि जो वेस्ट बैंक वाला पोर्शन है ना, तो यहां पर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उनकी भी हार हो जाएगी। पता है क्यों? फिर हमास कहेगा कि देखिए हम रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, हम पैलेस्टीनियन लोग जो हैं उनके हित को लेकर एक्शंस लेते हैं, रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। तो फिर वेस्ट बैंक में भी हमास ही होना चाहिए। वेस्ट बैंक में ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको हटाओ और फतेह पार्टी जो है उसको वहां से हटाओ और हम वहां पर सारी चीजें जो है वो हैंडल करेंगे। सो दिस इज द थिंग। और इसी के साथ साथ जो रेडिकल लोग हैं जो इजिप्ट में हैं, जॉर्डन में, लेबनान में, तो ये सारे रेडिकल लोग जो हैं वो और ज़्यादा खुश होंगे। वो भी कहेंगे कि देखिए हमास ने ये चीज़ अचीव की, देन वी कैन ऑल्सो अचीव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और जो ईरान में बैठे लोग हैं वो भी, जो ईरान के हैंडलर्स हैं, तो वो भी काफ़ी खुश होंगे अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर इसराइल पर प्रेशर क्रिएट करके। होस्टेजेस को अभी रिहा नहीं करवाया है, अभी इसराइल ने हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया है। जो दो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे ना, ये दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए और उससे पहले अगर सीज फायर करना पड़ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इसराइल। और हमास के लिए एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक अचीवमेंट हो जाएगी ये। इट विल इन टर्न फर्दर अंडरमाइन द फ्रेजाइल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक। अब 1948 में युद्ध हुआ था, 1967 में अगर आप देखेंगे, और उसके बाद जितने इसराइल और अरबी देशों में जो युद्ध हुए, उसके बाद जब भी कोशिश की गई कि एक पीसफुल वातावरण क्रिएट किया जाए, एग्रीमेंट्स हों, डिस्कशंस हों, एमओयू साइन हो, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो एंड टाइम पर आकर रुक जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो रेडिकल फैक्शंस है, ये जो रेडिकल लोग हैं, ये जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस प्रकार की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर देती हैं और इनके पास ही ये वीटो है। समझ लीजिए वो अटैक कर देंगे, अभी बातचीत चल रही है और फिर वो अटैक कर देंगे इतना बड़ा, तो फिर पूरी डिस्कशंस और सारी चीजें जो है वो रुक जाएगी। अब इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे थे, लेकिन अभी ये जो 10-7 हुआ है, इसकी वजह से इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में डील जो है वो नहीं हो पाएगी, एक लंबे समय के लिए ये फ्रीज हो जाएगी। तो ये भी उनका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था हमास का कि ये सारी चीजें जो हैं वो ना हो, जो अरबिक देश है वो इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप ना करें। अब 10-7 वाला अटैक इतना ज्यादा सेंसिटिव है इसराइल के लोगों के लिए, क्योंकि एक दिन के अंदर, मींस हॉलोकॉस्ट के समय पर ऐसा होता था, लेकिन हॉलोकॉस्ट के बाद आप समझ लीजिए लगभग 80 ईयर्स, 85 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में इतने सारे यहूदी लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई हो या फिर उनकी हत्या की गई हो। तो इसराइल के लिए इट इज वेरी वेरी सेंटिमेंटल थिंग। अब जो मैं बात कर रहा था ना हमारी फ्लाइट के बारे में, देखिए IC-814 हाईजैक जब हुआ कांधार में, दिसंबर 1999 की बात है, तब 186 पैसेंजर्स थे और क्रू जो थे, राइट, पायलट और जो एरोस्टेस हैं, तो इनको बंदी बनाया गया। फिर ये फ्लाइट जो है वो कांधार लैंड हुई। ये ISI जो है उसके द्वारा सारी चीज़ें हैंडल की जा रही थी। भारत ने नेगोशिएशंस किए और भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था, और उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो सरकार थी वो फिर इस चीज़ों को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाई। और फाइनली 6th डे पर यह डिसाइड किया गया कि ये जो टेररिस्ट हैं उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि 3 टेररिस्ट को रिहा किया जाए जो इंडिया की जेल में बंद थे। उसमें से एक टेररिस्ट जो था वो था मसूद अजहर। मसूद अजहर को छोड़ा गया और उसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, राइट। और जैश ए मोहम्मद ने कितने सारे टेरर अटैक्स हमारे देश पर करवाए हैं, एज वी ऑल नो। दूसरा जो व्यक्ति छोड़ा गया इसका नाम था अहमद ओमार शेख। ये वही व्यक्ति है जिसने डैनियल पर्ल नाम के अमेरिकन रिपोर्टर जो हैं उसकी हत्या की थी। उसके बी हेडिंग का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो ये अहमद ओमार शेख है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 186 प्लस क्रू हॉस्टेज बनाया गया, तो फिर भारत ने ये डिसीजन लिया। हमारे पास उस समय पर कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम इन लोगों को, ये टेररिस्ट जो है उनके साथ नेगोशिएट कर सके। ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती है कई बार। ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो कोई और चीज़, मीन्स बहुत सारे कुछ जगहों पर गलतियां हुई थी, जैसे कि अमृतसर में वो प्लेन जो है वो रिफ्यूलिंग के लिए थोड़े टाइम के लिए वो जो प्लेन है वो वहाँ पर लैंड हुआ था, एयरपोर्ट पर था, लेकिन उस समय पर डिसीजन हमने राइट नहीं लिया। उसके बाद वो फिर टेक ऑफ करता और फिर डायरेक्टली वो कांधार जाकर लैंड किया। तो वो एक हमारी गलती थी फॉर श्योर। लेकिन उसके बाद हमने लेसन सीखे, और खास करके 2014 के बाद जो नई सरकार आई तो उसके बाद तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब इसराइल में भी ऐसी ही सिचुएशन है, राइट। इसराइल के लिए हमास को खत्म करना जो है इट्स नॉट दैट ईजी। देखिए, अगर ये युद्ध में ऐसा होता है कि हमास जो है वो खत्म नहीं होता है और हमास जो है वो रेकलेसनेस पर आ जाता है, अगर वो एक के बाद एक हॉस्टेजेस को मारने लगेगा, जैसे आइसिस जो था वो इराक और सीरिया में, पता है ना कि कैसे ऑरेंज कपड़े पहनाकर फिर उनके गले काटे जाते थे, तो इस प्रकार की चीज़ें बी हेडिंग वाले वीडियोस जो है वो वायरल करता जाएगा, एक के बाद एक हॉस्टेजेस को मारता जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या होगा, यहूदी लोग बहुत ही गुस्से में आ जाएंगे, अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमास जो है वो अपनी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता जाएगा और ये ऐसे विचारधारा के तौर पर हमास जो है वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित कर देगा। अब ज्यूइश लोगों की हिस्ट्री आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि उनके अंदर एक चीज़ है, क्योंकि हॉलोकॉस्ट हुआ था और आप जानते होंगे कि यहूदी लोगों की सिचुएशन मीन्स रियलिटी ऐसी है कि कोई ना कोई उनका रिश्तेदार या फिर उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो कोई ना कोई जो है वो हॉलोकॉस्ट का शिकार रहा है। तो इसकी वजह से जब भी उनकी कौम पर कोई चीज़ आती है और इस प्रकार से कोई चीज़ें होती हैं,
तो उनको फिर मीन्स इतना डीपली एम्बेडेड है ये उनका कल्चर कि वो लोग इस प्रकार के अत्याचार को सहते नहीं है। वो ये कहते हैं कि पहले हम ये सारी चीज़ें सहते थे तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, अब इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वी विल गिव आवर बेस्ट फाइट। तो इसराइल यही जो एक कलेक्टिव थिंकिंग है, एक कलेक्टिव पेन जो है और जो उनकी शेयर्ड हिस्ट्री रही है, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अटैक्स करता रहेगा। दूसरी तरफ हमास जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करेगा, तो ये चीज़ें जो है वो चलती ही जाएगी। और वेस्ट बैंक वाला पोर्शन जो है वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्रेसिव मीन्स और ज़्यादा अटैक करने की बात करें इसराइल पर। लेबनन वाला जो पोर्शन है तो वहाँ पर आपने देखा होगा मेरा पुराना एक वीडियो, कल हमने रिलीज़ किया था उस वीडियो को, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने समझाया था कि हिजबुल्ला जो है वो कहाँ पर ऑपरेट करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। तो यहाँ पर हिजबुल्ला और वेस्ट बैंक में कुछ हमास के लोग जो हैं वो चाहेंगे कि इसराइल के ऊपर और ज़्यादा अटैक्स किए जाए। ईरान ये चाहेगा, दूसरे कुछ ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि ये युद्ध जो है वो चलता रहे। लेकिन वे सारे देश, बहुत सारे ऐसे भी अरबी देश हैं जो हमास को नफरत करते हैं, जो हमास बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमास और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी गुडविल भी खराब होती है। तो वो नहीं चाहेंगे कि हमास जो है वो सर्वाइव करे। लेकिन अब वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं, वहाँ के लोगों के दिमाग के अंदर जो हैं चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, राइट। वहाँ पर लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं, ये उनको बताया जा रहा है कि इसराइल जो है वो हमेशा से ऑप्रेसर रहा है, इसराइल ने बहुत सारा अन्याय किया और इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई, हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ओवरऑल वेस्ट एशिया के लिए तो यही चीज़ होगी, कॉमन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इसका राइट सोल्यूशन यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन उसके लिए ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन पर कंट्रोल लाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई डिस्कशंस होती थी तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे ऊपर अटैक कर देते थे। इनफैक्ट शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, 26/11 जब हुआ ना, तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन क्योंकि 26/11 किया टेररिस्ट्स ने, तो उसकी वजह से फिर ये डील जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पाई। सो इस प्रकार के डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो इस प्रकार की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जितने भी अच्छे देश हैं, राइट, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो उन सभी को मिलकर इस प्रकार के रेडिकल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वरना फिर ये चीज़ें जो है वो वेस्ट एशिया के लिए उतनी ज़्यादा सही नहीं होगी, वेस्ट एशिया और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। और ये जो कोर्स है, राइट, दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल एजेस, ये सभी के लिए है। तो आप इस कोर्स को एज अ दिवाली गिफ्ट के तौर पर किसी अपने रिलेटिव को भी दे सकते हैं। तो थिंक अबाउट दैट एज वेल। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।